हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो कि है सिंप्लेक्स मेथड इन केस ऑफ मिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट्स। तो मिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट्स का केस कहने का मतलब है कि जहां पर हमारे जो कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे वहां पर डिफरेंट साइंस होंगे इनइक्वालिटीज के। तो इससे पहले जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे मैक्सिमाइजेशन का केस और मिनिमाइजेशन का केस, तो अगर आप उसके कॉन्स्ट्रेंट्स देखेंगे तो उनमें एक पर्टिकुलर साइन था, सेम साइन फॉर ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स। जैसे कि मैक्सिमाइजेशन के केस में हमने देखा सभी इनइक्वालिटीज जो थी वो लेस देन वाली थी, लेस देन इक्वल टू वाली। और जब हमने मिनिमाइजेशन की एग्जांपल डिस्कस की तो वहां पर उसके कॉन्स्ट्रेंट्स में सभी इनइक्वालिटीज जो थी वो थी ग्रेटर देन इक्वल टू वाली। ठीक है, तो अब हम आज एक ऐसा एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसके कॉन्स्ट्रेंट्स में क्या होगा, मिक्स्ड कॉन्स्ट्रेंट्स। मिक्स्ड कहने का मतलब है उसके कॉन्स्टेंट्स में लेस देन इक्वल टू का साइन भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी हो सकता है और इक्वालिटी वाली हमारी एक इक्वेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो इससे पहले ये स्टार्ट करने से पहले आई एक्सपेक्ट कि आपको पिछले सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे सिंप्लेक्स मेथड के, कि कैसे हम स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं या किन सिचुएशंस में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की एग्जांपल में हम जो पहले वाले केसेस से जो डिफरेंसेस हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आगे का मेथड है वंस आपका क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाता है, आप स्लैक या सरप्लस वेरिएबल या आर्टिफिशियल वेरिएबल एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हो, उसके बाद पूरा प्रोसीजर फिर सेम रहता है जैसे आप पिछले एग्जांपल्स में डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है इसके बेसिक्स में, तो आप इससे पहले की वीडियोस जरूर गो थ्रू करें और वो सारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी एग्जाम्पल। तो ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज है। ठीक है, z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2। उसके बाद हमारे ये तीन कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। पहले कॉन्स्ट्रेंट में देखिए लेस देन इक्वल टू का साइन है, दूसरे कॉन्स्ट्रेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है और थर्ड में इक्वालिटी का साइन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करने से पहले हमेशा हम पहले अपनी दो कंडीशंस चेक करते हैं। वो दो कंडीशंस क्या है कि एक तो हमारी राइट हैंड साइड वाली जितने कॉन्स्टेंट्स हैं ये वैल्यूज सब पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अगर नेगेटिव हो तो हम दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करके पहले हम इनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, ऑल द वैल्यूज ऑन राइट हैंड साइड दे आर पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन होती है कि जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं यहाँ पर हैं x1 x2, ये हमारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो वो यहाँ पर कंडीशन देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कोई भी डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो हमारी ये दो कंडीशंस जो है सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, जब हम देख लेते हैं कि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ठीक है, ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, हम इसको अब कन्वर्ट करेंगे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इनइक्वालिटीज को कन्वर्ट करते हैं इक्वालिटीज में और उसके लिए हमें सरप्लस या स्लैक वेरिएबल डालना होता है। ठीक है, अब आपको क्या चीज याद रखनी है, ये नहीं देखना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैक्सिमाइज है तो हम स्लैक वेरिएबल ही डालेंगे और मिनिमाइज वाला है तो हम सरप्लस वेरिएबल ही डालेंगे, क्योंकि स्लैक और सरप्लस किस पे डिपेंड करता है, हमारे इनइक्वालिटीज वाले साइंस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखना है कहाँ पर लेस देन का साइन है, कहाँ ग्रेटर देन का साइन है, उसके अकॉर्डिंगली हम सरप्लस या स्लैक इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमाइज, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2। स्लैक सरप्लस हम सारे पहले कॉन्स्टेंट्स में डालेंगे उसके बाद यहाँ डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, पहली इक्वेशन अगर हम लिखें 2x1 प्लस x2, अब यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है इट इज इधर लेस देन और इक्वल टू 18। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये 2x1 प्लस x2 बड़ा हो जाता है, हमें यहाँ से कुछ माइनस सॉरी हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना है, क्योंकि 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 18, तो कुछ ऐड करेंगे तो 18 के बराबर होगा। तो मतलब ये जो दोनों का डिफरेंस होता है हम उसे बोलते हैं यहाँ पर स्लैक वेरिएबल। तो हम यहाँ स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं s1। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 18, पहली इक्वेशन हो गई इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में।
दूसरी इक्वेशन के लिए हम लिखते हैं 3x1 प्लस 2x2। अब है ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन। ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमने स्लैक वेरिएबल डाला था, अब हम सरप्लस वेरिएबल डालेंगे, ठीक है, लेकिन हम एस से ही डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे और करना क्या है, माइनस, ठीक है। माइनस S2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारे पास है x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू, अभी हमने देखी बीच में काफी स्पेस छोड़ी है क्योंकि हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 26, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा था, चलिए इसके बाद पहले मैट्रिक्स फॉर्म में बनाते हैं, फिर वहां से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हमें बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स फॉर्म होता है ax इज इक्वल टू b, ठीक है। हमारे पास फिलहाल अभी कौन कौन से वेरिएबल्स आए हैं, x1 x2 s1 s2, ठीक है, यही वेरिएबल्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं x1 x2 s1 s2, राइट, इज इक्वल टू, और यहाँ 3 आ गए 18 30 26, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर पहली इक्वेशन देखें तो हमारे पास है 2x1, इसका कोफिशिएंट 2 है, फिर x2 का कोफिशिएंट है 1, s1 का कोफिशिएंट है 1, और S2 पहली इक्वेशन में नहीं है ना, तो इसीलिए वो बन गया 0, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं +0 S2 अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन में है 3x1 देन 2x2। अब S1 यहाँ नहीं होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा +0 इंटू S1। चलिए हम इसको हटा के लिख देते हैं, आप नहीं भी लिखें तो चलेगा, सिर्फ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हम इसलिए कोशिश करते हैं मेंशन कर ही देते हैं, ठीक है, -S2। तो हम यहाँ लिखेंगे S1 का कोफिशिएंट 0, S2 का कोफिशिएंट -1, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 2, उसके अलावा अब हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास S1 S2 नहीं है ना, तो हम उसके लिए कोफिशिएंट 0 0 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि सरप्लस या स्लैक हम कुछ भी डाल रहे हैं तो हमने हर इक्वेशन में डाल देना है। तो क्योंकि लास्ट वाली इक्वेशन में इक्वालिटी ऑलरेडी है, तो यहाँ ना सरप्लस डालने की जरूरत है, ना उसको स्लैक को माइनस करने की जरूरत है, सॉरी स्लैक को ना ऐड करने की जरूरत है और ना सरप्लस को माइनस करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों के कोफिशिएंट्स 0। ये बन गया मैट्रिक्स फॉर्म। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, जब भी हमें सिंप्लेक्स मेथड का टेबल बनाना स्टार्ट करना है, हम स्टार्ट क्या कहाँ से करते हैं, बेसिक वेरिएबल से। और हमने कहा था कि बेसिक वेरिएबल कौन सा होता है, जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितने रोज उतने कॉलम्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, डायगोनल की सभी वैल्यूज 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब वो 1 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर हम S1 S2, हमने जब भी कहा था कि जब हम मिनिमाइजेशन के केस में हमने पढ़ा था कि क्योंकि हम माइनस साइन लेते हैं ना सरप्लस वेरिएबल का, तो क्योंकि माइनस साइन है उससे हमारा यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन पाता है, तो उस केस में हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में हमें एक ये A1 तो डालना ही डालना पड़ेगा, ठीक है। A1 बन गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं A1, राइट। अब देखिए A1 अगर लिखेंगे तो पहली इक्वेशन में हमारे पास A1 नहीं है, दूसरी इक्वेशन में हमारे पास है, और तीसरी इक्वेशन में हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। अब देखिए अगर हम देखें कि सरप्लस स्लैक या आर्टिफिशियल वेरिएबल, इनसे हम यूनिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, तो वो किस तरह का बनना चाहिए, 1 0 0, डायगोनल्स पे 1 और बाकी 0, कुछ इस तरह का मैट्रिक्स हमें मिलेगा, तो हमारा यूनिटी मैट्रिक्स बनेगा, राइट। अब देखिए S1 अगर हम वेरिएबल लेते हैं 1 0 0 हमें मिल गया, और अगर A1 वाला S2 से तो नहीं बन पाएगा क्योंकि उसमें नेगेटिव है ना, तो वो तो ऑब्वियसली हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पार्ट नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए 0 1 0 0 1 0 A1 के नीचे है ना, यहाँ A1 बन जाएगा, ठीक है।
अब हमें यूनिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए एक वेरिएबल और चाहिए। अब सरप्लस स्लैक हम अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते क्योंकि वो इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, हम क्या डाल सकते हैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए? हम आर्टिफिशियल वेरिएबल जरूर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो 001 है वो हमें a2 से मिल सकता है। ठीक है, जब a2 से मिल सकता है तो उसके लिए देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 0 इंटू a2 रहेगा, सेकेंड इक्वेशन में 0 इंटू a2 रहेगा, थर्ड इक्वेशन में a2 आ जाएगा, तभी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैट्रिक्स में एक कॉलम और ऐड करेंगे इस वाले में, ये a2 एक वेरिएबल और डाला, 001। ठीक है, तो हमने क्या कर देना है, थर्ड इक्वेशन में क्योंकि सरप्लस स्लैक नहीं डाल सकते, हम आर्टिफिशियल वेरिएबल जरूर डाल सकते हैं। ठीक है, तो a2 डाल दिया। अब पहली इक्वेशन में a2 नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, तीसरी में a2 है और उसका कोफिशिएंट 1 है। राइट, तो हमारा अब कॉन्स्टेंट्स में तो हमने डाल दिए। ठीक है, उसके बाद अब यही चीज हमें जितने हमारे पास अब वेरिएबल्स आए हैं वो सब हमें हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी शो करने हैं। तो वो अब हम कैसे शो करेंगे, देखिए सबसे पहले तो सरप्लस स्लैक जो है S1 S2 वो डाल देते हैं। तो हमारा यहाँ बन जाएगा 0 S1 और 0 S2, ये ऐड कर देने हैं, 0 S1 प्लस 0 इंटू S2। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था जब मिनिमाइजेशन का केस था वहां पर हमने क्या किया था, बिग एम मेथड भी उसको बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ हम m अटैच करते हैं, है ना। हमने वहां लिखा था प्लस ma1 प्लस ma2। लेकिन यहाँ पर अब हमने क्या करना है, जब मैक्सिमाइजेशन का केस होगा तो हमने माइनस ma1 माइनस ma2 लगाना है। ठीक है, ये डिफरेंस अब आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। राइट, तो क्या चीज हमने बोली कि S1 S2 तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमेशा ऐड होंगे, सरप्लस और स्लैक वेरिएबल्स, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आएगा, हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स में। और उसके साथ कौन सा साइन लगाना है वो डिपेंड करेगा कि हमारा क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का है। ठीक है, तो हमने पीछे मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन किया था और उसमें हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाया था, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लस m इंटू आर्टिफिशियल वेरिएबल रखा था। ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन के केस में यू हैव टू रिमेंबर कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में माइनस लगाना है आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो माइनस m इंटू a1 माइनस m इंटू a2। ठीक है, और लास्ट में हमने यहाँ नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स भी लिखने हैं, तो वो हैं x1 x2 जितने भी वेरिएबल्स हैं, s1 s2 a1 a2 ऑल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हमारी प्रॉब्लम अब आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो हमें क्या चीज करनी है, हमें देखना है कि सरप्लस स्लैक आप इनइक्वालिटीज के अकॉर्डिंग डाल दो। उसके बाद आर्टिफिशियल वेरिएबल की कहाँ कहाँ जरूरत है, एक तो जहां पर भी हमारा ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है वहां, क्योंकि हमारा सरप्लस वेरिएबल जो है वो नेगेटिव आता है, इसलिए हमें वहां पर आर्टिफिशियल वेरिएबल डालना ही डालना है। तो वो डालने के बाद फिर भी अगर आपको लगता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रहा है तो फिर आपको देखना है वो कैसे बन सकता है। ठीक है, तो इक्वालिटी जहां पर हमने देखा यहाँ इक्वल टू का साइन था तो हमने यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, और उसकी हेल्प से हमारा ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रॉब्लम जो था, जो हमें नहीं मिल पा रहा था, वो सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर आपको ये समझ आ गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाना है वो समझ आ गया है, तो आगे का सोल्यूशन इज सेम एज बिफोर। ठीक है, अब आगे जो हम करेंगे वो सारी चीजें पहले की तरह ही हैं। तो क्योंकि हम वो अब 2-3 एग्जांपल्स में सारा डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं, तो आज हम ये क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमने हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ लिखा है, साथ ही हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है और नीचे हमने फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाया है। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले हम ऊपर ये वेरिएबल्स लिख लेते हैं ताकि हमें ध्यान में रहे, x1 x2 s1 s2 a1 एंड a2 उनकी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बेसिक वेरिएबल्स लिखने हैं। और बेसिक वेरिएबल्स हमने क्या कहा था, यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे कौन से वेरिएबल्स बनाते हैं, देखिए S1 A1 A2,
है ना, इन तीनों को मिलाकर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। देखिए इसके डायगोनल पे 1 1 1 है और बाकी की सारी वैल्यूज 0 हैं। ठीक है, ये 1 ये वाला है A1 वाला। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक वेरिएबल्स लिखते हैं S1 A1 A2। उसके बाद इसके लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं इनके कोफिशिएंट्स हम देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। तो S1 का कोफिशिएंट है 0, A1 और A2 का कोफिशिएंट है -m। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, साइंस का बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, A1 A2 के कोफिशिएंट्स आ गए। उसके बाद हम ये जो ऊपर सबसे येलो कलर में रो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स लिखते हैं। तो वो हम बिना देखे डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 4 0 0 -m। ठीक है, ये हो गया। अब हमने नेक्स्ट लिखना होता है सोल्यूशन वैल्यूज। तो सोल्यूशन वैल्यूज हमारी होती हैं ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज कॉन्स्ट्रेंट्स की। ये जो यहाँ पर है 18 30 26, तो हम लिख लेंगे 18 30 26। उसके बाद हम ये पूरा aij की वैल्यूज लिखते हैं। aij की वैल्यूज होती हैं मैट्रिक्स वैल्यूज। ठीक है, रो कॉलम में जितनी जैसे वैल्यूज हैं हम वैसे ही लिख लेंगे। तो अगर हम मैट्रिक्स को देखें, हम ये अब लाइन जरा हटा देते हैं। तो हमने लिखनी है वैल्यूज, हम लिख लेंगे 2 1 1 0 0 0। यहाँ पर सिंपली आपको समझ लो मैट्रिक्स को कॉपी पेस्ट करना है। 3 2 0 -1 1 0 और थर्ड रो है 1 2 0 0 0 1। ठीक है, ये सारा करने के बाद नेक्स्ट हम करते हैं ZJ और डेल्टा J कैलकुलेट। ZJ होता है हमारा समेशन ऑफ CBI इंटू AIJ। CB भी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं सिंपल। डेल्टा J होता है हमारा CJ माइनस ZJ। ठीक है, ऊपर CJ की वैल्यूज, यहाँ से ZJ हम कैलकुलेट करेंगे, उनका डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं हमारा ZJ। तो ZJ के लिए समेशन करना है कैसे, हम इनको, ये CB की वैल्यूज हैं फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, और हमने जैसे x1 के लिए कैलकुलेट करना है ZJ, तो x1 की जितनी वैल्यूज हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज CB और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में ऐड करेंगे। तो 0 इंटू 2 इज 0, देन प्लस करना है -m इंटू 3, ये हो गया -3m और -3m है, और यहाँ पर है 1 इंटू -m इज -m, तो ये हमारा बन जाएगा -4m। हम डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ -4m। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम x2 के लिए भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ थोड़ा इजी हो जाएगा, एक तो छोटी छोटी वैल्यूज हैं और पहली वाली तो सारी 0 ही होनी है, क्योंकि पहली वाली सभी वैल्यूज को 0 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 0 इंटू 1 इज 0, 2 इंटू -m इज -2m प्लस -2m, ये भी हो गया -4m। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं -4m, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हो गया 0 है, सॉरी 0 इंटू 1 0 -m इंटू 0, सॉरी -m इंटू 0 इज 0 -m इंटू 0 इज 0, ये सारी वैल्यू 0। उसके बाद 0 इंटू 0 0 -m इंटू -1 इज +m और 0 इंटू -m इज 0, ये रह गया सिर्फ m। उसके बाद 0 इंटू 0 0 -m इंटू 1 इज -m और 0 इंटू -m इज 0। उसके बाद 0 इंटू 0 0 इंटू -m, ये भी 0, और नेक्स्ट 1 इंटू -m इज -m। ZJ आ गया इजीली। अब हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा J। तो सिंपली यू हैव टू टेक डिफरेंसेस। ऊपर फर्स्ट वाली रो देख लो, टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली जो येलो में है, और ये ZJ की वैल्यूज। तो 2 -4m इज 2 + 4m। उसके बाद नेक्स्ट है 4 -4m माइनस प्लस, तो ये हो गया 4 + 4m। उसके बाद 0 -0 इज 0, देन 0 -m इज -m, देन -m -m मतलब -m + m, ये हो गया 0, और सेम यहाँ पर -m - +m इज 0। ठीक है, डेल्टा J आ गया। इसके बाद डेल्टा J कैलकुलेट करने के बाद ऑप्टिमैलिटी चेक करते हैं। तो ऑप्टिमैलिटी के लिए हमने कौन सी कंडीशन देखनी है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन है। तो मैक्सिमाइजेशन के केस में क्या होता है, ऑल डेल्टा J वैल्यूज should be less than or equal to
0। ठीक है, मतलब या 0 हो या नेगेटिव हो, अगर एक भी पॉजिटिव आती है तो हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक वैल्यू 0 0, ये -m, ये 0, ये सारी तो ठीक है, लेकिन ये दो वैल्यूज हैं 4m+4 4m+2, ये दोनों हमारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इसका मतलब सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। तो सिंस ऑल डेल्टा j not less than or equal to 0, therefore no optimal solution here, no optimal solution। ठीक है, अब सॉल्यूशन को रिवाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हाईएस्ट पॉजिटिव होगी हम उसको चूज करते हैं। तो देखिए 4m कॉमन है, तो अगर एक में 2 ऐड करना है, एक में 4, तो ज्यादा पॉजिटिव कौन सी है, 4+4m वाली। ठीक है, तो हम इसको चूज करेंगे, ये हमारा बन जाएगा एंटरिंग वेरिएबल, और इधर से ही हमें मिलेगा की कॉलम। ठीक है, ये मिल गया, एंटरिंग वेरिएबल मिल गया x2। अब x2 ने एंटर किसकी जगह करना है वो हमें पता चलेगा मिनिमम रेशो से। तो मिनिमम रेशो कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए पहले bi की वैल्यूज लिख लेते हैं। ये जो थर्ड कॉलम है 18 30 26। ठीक है, इनको डिवाइड करना है की कॉलम की वैल्यूज के साथ। तो की कॉलम की वैल्यूज कौन सी हैं हमारी, x2 वाली, ये है 1 2 2, 18/1 30/2 एंड 26/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 18/1 इज 18, 30/2 इज 15, 26/2 इज 13। ठीक है, तो मिनिमम रेशो है, मतलब मिनिमम वैल्यू देखनी है, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, 13। इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो हमारा A2 है, A2 ये हमारा बन जाएगा, दिस इज आवर लीविंग वेरिएबल, और ये बन गई हमारी की रो। ठीक है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये जो थर्ड रो है इसको हम हाईलाइट करें, थर्ड रो, और ये x2 वाला ये कॉलम, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, ये वाला 2 है ना, तो ये बन जाएगा हमारा की एलिमेंट। ठीक है, दिस इज आवर की एलिमेंट। तो की कॉलम पता लग गया, की रो पता लग गया, की एलिमेंट पता लग गया। अब यहाँ से हम हमारे टेबल को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर दो टेबल आपको दिख रहे हैं, ऊपर हो गया जो अभी हमने कैलकुलेशंस की, ये वो पहला टेबल है। अब नीचे वाले टेबल में हम रिवाइज्ड वैल्यूज लिखेंगे। तो रिवाइज्ड वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बेसिक वेरिएबल्स लिखते हैं। बेसिक वेरिएबल्स हमारे कौन से होंगे, देखिए S1 A1 सेम है, S1 A1, और हमने कहा A2 जो है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय X2, राइट। तो A2 की जगह हम लिखेंगे X2। उसके बाद इसके लेफ्ट साइड पे हम कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। तो कोफिशिएंट्स हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से S1 A1 और X2 चाहिए, है ना। तो S1 का कोफिशिएंट 0 है, A1 का कोफिशिएंट -m है, X2 का कोफिशिएंट 4 है। ठीक है, ये हमारे पास आ गए कोफिशिएंट्स। अब इसके बाद हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो कैलकुलेशंस के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जो अभी नया वेरिएबल आया है उसके लिए हम लिखते हैं, न्यू वेरिएबल के लिए हमने क्या कहा था, वी डिवाइड ऑल द ओल्ड वैल्यूज, डिवाइड वैल्यूज बाय की एलिमेंट, है ना। और की एलिमेंट हमारा यहाँ पर है 2, ये जो हमने ब्लू में रखा है दिस इज की एलिमेंट। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम ये जो नई वाली वैल्यूज हैं, कौन सी A2 रिप्लेस हुआ है ना, तो हम A2 वाली वैल्यूज जो हैं ओल्ड वैल्यूज, इनको हाईलाइट कर देते हैं। इन सभी वैल्यूज को हमने किसके साथ डिवाइड करना है, 2 के साथ, की एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो हम क्योंकि छोटी छोटी वैल्यूज हैं तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले है 26, 26/2 इज 13, देन वी हैव 1, तो 1/2, then 2/2 is 1, then 0/2 0, 0/2 0, 0/2 0 and 1/2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई, राइट। इसके बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं 13 1/2 1, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, अब हम ये फॉर्मूला हटा के हम लिख देते हैं एग्जिस्टिंग। अब हमने एक एक करके S1 और A1 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम पहले S1 देखते हैं, तो हम इसकी वैल्यूज को हाईलाइट कर लेते हैं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे, राइट। S1 ये, अब हम साथ में ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एग्जिस्टिंग वेरिएबल के लिए फॉर्मूला क्या होता है,
ओल्ड वैल्यू हमेशा फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, उससे कोई कंफ्यूजन के चांसेस नहीं रहते हैं। तो हमें क्या करना है, ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बिलो और अबव की एलिमेंट इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन न्यू रो। ठीक है, न्यू रो कौन सी, जो अभी हमने बनाई, न्यू रो वाली वैल्यूज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओल्ड वैल्यूज लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं 18 माइनस देन 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 माइनस अगेन 0 माइनस एंड देन 0 माइनस। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बिलो और अबव की एलिमेंट। अब देखिए की एलिमेंट जो हमारा 2 है, इसके ऊपर दो वैल्यूज हैं 1 एंड 2, लेकिन हमने कौन सी लेनी है, उस रो की जो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो क्योंकि हम S1 वाली कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने इसके ऊपर की एलिमेंट के ऊपर वैल्यू है 1, तो हमने हर एक के लिए लिख देना है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इन न्यू रो, जो नई रो में वैल्यूज हैं। तो नई रो में वैल्यूज क्या है, पहले में है 13, दूसरे में है 1/2, अगले में है 1, देन वी हैव 0 0 0 एंड 1/2। ठीक है, यही वैल्यूज हैं। तो अब देखिए सिंपल है बिल्कुल। पहली वैल्यू देखिए 18 माइनस 13 वन 13, तो 18 माइनस 13 कितना हो गया, 5। तो सिंपली यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इसको हम हटा के लिख देते हैं 5। दूसरे में देखिए 2 माइनस 1 इंटू 1/2 इज 1/2, तो 2 माइनस 1/2 कितना हुआ, 2 2 4 माइनस 1 3/2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा कैलकुलेट करके 3/2। उसके बाद है 1 माइनस 1, ये हो गया 0। ठीक है, इसमें आ गया 0। फिर उसके बाद है 1 माइनस 0, ये आ गया 1, 1 माइनस 0 इज 1। नेक्स्ट में है 0 माइनस 1 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0। नेक्स्ट में देखिए 0 माइनस 1 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा, और अगले में 0 माइनस 1/2 है, ये माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस 1/2, और बाकी ये वैल्यूज थी दोनों 0 0। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, उसके बाद अब हमें करनी है A1 वाली वैल्यूज। तो हम इसका हाइलाइटर पहले वाले का हटाकर हम हाईलाइट कर लेते हैं इस रो को, नेक्स्ट वाली रो को। इसको हाईलाइट करने के बाद अगेन हमें क्या करना है, ओल्ड वैल्यूज लिखनी है। सबसे पहले ओल्ड वैल्यू है 30, और उसमें से माइनस करना है। फिर है 3 माइनस 2 माइनस 0 माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस एंड 0 माइनस। फिर ब्रैकेट में क्या रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बिलो और अबव की एलिमेंट, वो कौन सी है यहाँ पर, 2। तो हम लिखेंगे 2 इंटू, ये सब में कॉमन आना है, 2 इंटू, सबके लिए हम 2 इंटू लिख लेंगे। और उसके बाद जो हमने नई रो की वैल्यूज हैं वो लिख लेनी है। तो यहाँ पर है 13, यहाँ पर है 1/2, देन वी हैव 1, वी हैव 0 0 0 एंड 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो पहला है 30 माइनस 2 इंटू 13, तो 13 2 26, 30 माइनस 26 इज 4, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4। नेक्स्ट में है 3 माइनस 2 इंटू 1/2, 2 2 कैंसिल, बच गया 1, 3 माइनस 1 इज 2। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यूज हैं यहाँ पर। देन 2 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0। उसके बाद नेक्स्ट है 0 माइनस 0, ये हो गया 0, सिंपल, ये आ गया हमारा 0। फिर नेक्स्ट में है -1, माइनस 2 इंटू 0 इज 0, तो ये आ गया -1, सिंपल। नेक्स्ट इज 1 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, तो ये बचा सिर्फ हमारे पास 1। और उसके बाद लास्ट में है 0 माइनस 2 इंटू 1/2, 2 2 कैंसिल, बच गया -1। ठीक है, तो लास्ट में हमारी वैल्यू आ गई -1। ये हो गई सारी कैलकुलेशंस। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है ZJ एंड डेल्टा J। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं ZJ के लिए। बिल्कुल सिंपल है, हमें लिखना है ZJ इज इक्वल टू समेशन ऑफ CB इंटू AIJ। ठीक है, ये कैलकुलेशन BI के लिए, सॉल्यूशन वैल्यूज के लिए हम नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने ये यहाँ तक एक्सटेंड कर रखा हुआ है। ठीक है, ये x1 से आगे शुरू होता है, और फिर डेल्टा J
इज इक्वल टू सी जे माइनस जेड जे। ठीक है, तो चलिए अब कैलकुलेशंस करते हैं। देखिए यहाँ पर भी इजी है, पहली वाली रो में 0 है ना, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 रहेगा। हमें नेक्स्ट टू टर्म्स के लिए देखना है सिर्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट टू टर्म्स के लिए देखिए -2m प्लस करना है 4 इंटू 1/2, 2 2 4, ये हो गया +2। अगले वाले में 0 इंटू 0 इज 0, -m इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 1 इज 4। नेक्स्ट में 0 इंटू 1 0, -m इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, ये सारा ही 0 है। उसके बाद 0 इंटू 0 इज 0, then -m into -1 is +m and 0 into 4 is 0। उसके बाद 0 0 0, -m into 1 is -m, 4 into 0 0। नेक्स्ट में 0 into -1/2 0, then -m into -1 is +m and 4 into 1/2, 2 to the 4 +2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब डेल्टा जे कैलकुलेट करना है, तो ये सी जे वाली वैल्यूज हैं ऊपर, उसमें से माइनस करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस -2m +2। ठीक है, तो 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -2m + 2m हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। देन 4 - 4 0, 0 - 0 0, 0 - m -m, -m -m, तो -m + m 0, और -m माइनस, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, -m -m +2, तो ये हो जाएगा -m -m -2, ये हो जाएगा -2m -2। ठीक है, ये आ जाएगा -2m -2। इज दैट क्लियर? चलिए, डेल्टा जे कैलकुलेट करने के बाद वी हैव टू चेक फॉर ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी के लिए हम क्या लिखते हैं, ऑल डेल्टा जे वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, है ना, या 0 हो या नेगेटिव हो। तो हमारे पास देखिए ये लास्ट वाली टर्म नेगेटिव है, ये 0 है, ये नेगेटिव है, 0 है, 0 है, एक आ गई पॉजिटिव टर्म। ठीक है, इसका मतलब अभी भी ऑल डेल्टा जे नॉट लेस देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, इस स्टेज पर भी हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब हमें फिर से रिवाइज करना है। तो फिर से रिवाइज करने के लिए क्या हो जाएगा, ये -2m, ये हमारा बनेगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंटरिंग वेरिएबल एंड की कॉलम। एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा x1। ठीक है, अब मिनिमम रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो मिनिमम रेशो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये bi वाली वैल्यूज लिखेंगे, सोल्यूशन वैल्यूज, वो है 5 4 13। ठीक है, डिवाइड किसके साथ करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग की कॉलम, मतलब x1 वाला कॉलम। तो दिस इज 3/2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, 1/2 से डिवाइड करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 5/3/2, 2 ऊपर जाएगा, 5 2 10/3। ठीक है, पहली वैल्यू आ गई 10/3, दूसरी वैल्यू आ गई 2 2 4, और अगली वैल्यू आ गई 2 ऊपर चला जाएगा, 13 2 26। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, देखिए 10/3 को अगर डेसिमल्स में चेक करें तो 3 3 9, 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो अगेन वो 2 से बड़ा है, तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर है 2, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है a1। ठीक है, तो मतलब ये हमारा यहाँ से मिलेगी हमें की रो और लिविंग वेरिएबल। तो लिविंग वेरिएबल यहाँ हो जाएगा a1। तो नेक्स्ट स्टेप में अब a1 जो होगा इट विल लीव, और उसकी जगह कौन उसको रिप्लेस करेगा, x1। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अब हम रिवाइज टेबल देख लेते हैं। ओके, सो ऊपर हमारे पास टेबल में वैल्यूज हैं जो अभी हमने कैलकुलेट की। अब हम नीचे बनाते हैं रिवाइज टेबल। तो सबसे पहले हमारे बेसिक वेरिएबल्स कौन से होंगे, देखिए S1 ऊपर था, S1 A1 X2, तो इसमें A1 रिप्लेस होना है X1 के साथ। तो हमारे पास वेरिएबल्स आएंगे S1, A1 की जगह X1 और X2। ठीक है, ये आ गए हमारे वेरिएबल्स। अब इनके साथ लेफ्ट साइड पे हम इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो S1 का कोफिशिएंट है 0, X1 का है 2, X2 का है 4। ठीक है, ये हो गया। अब हमने कैलकुलेशंस करनी है, तो अगेन हम क्या करते हैं, जो नया वेरिएबल है, नया कौन सा है हमारा, A1 रिप्लेस हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, A1 वाली वैल्यूज को हाईलाइट कर लेते हैं। ये न्यू वेरिएबल है यहाँ पर, तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने इन सभी वैल्यूज को डिवाइड कर देना है की एलिमेंट के साथ। की एलिमेंट है यहाँ पर 2, जो ब्लू बॉक्स में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहली वैल्यू
यहाँ हमने लिखना है x1 के लिए। ये हो जाएगा 4/2 2, 2/2 1, 0/2 0, 0/2 0, then -1/2, then we have 1/2 and last -1/2। सिंपल। चलिए, इसके बाद अब हमने जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स हैं, तो एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स के लिए पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एग्जिस्टिंग वेरिएबल के लिए हो जाता है ओल्ड वैल्यू माइनस, ब्रैकेट में हमने लिखना है कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बिलो और अबव, अब शॉर्ट में लिखा है बिलो और अबव की एलिमेंट इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन न्यू रो। ठीक है, न्यू रो हो गई जो अभी हमने बनाई, जो नया वेरिएबल एंटर हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हाईलाइट करते हैं किसको, S1 पहले वाली रो को। ये हाईलाइट करके हम सबसे पहले लिखते हैं ओल्ड वैल्यूज। तो ओल्ड वैल्यूज हमारे पास हैं, वी हैव 5, वी हैव 3/2, माइनस लगा देते हैं साथ में, 0 माइनस 1 माइनस 0 माइनस देन 0 माइनस एंड -1/2 माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद हम लगाते हैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बिलो और अबव की एलिमेंट। की एलिमेंट के ऊपर वी हैव 3/2। ठीक है, तो हमने लिख देना है 3/2। चलिए थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3/2 इंटू 3/2 इंटू सारी जगह 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है, ये जो नई रो अभी हमारी बनी, तो मल्टीप्लाई बाय 2 1 0 0 -1/2 1/2 एंड -1/2। ठीक है, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। पहले देखिए ये 3/2 इंटू 2 है, तो 2 2 कैंसिल हो जाता है, बचता है 3, 5 - 3 इज 2। ठीक है, तो पहली वैल्यू आ गई हमारी 2। दूसरे में देखिए 3/2 माइनस 3/2 इंटू 1, तो 3/2 माइनस 3/2 इज 0। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। नेक्स्ट में है 0 माइनस 3/2 इंटू 0, तो 0 माइनस 0 इज 0। सिंपल। उसके बाद है 1 माइनस 3/2 इंटू 0 इज 0, तो 1 माइनस 0 इज 1। ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। नेक्स्ट इज 0 माइनस 3/2 इंटू -1/2, तो एक तो -1 इज प्लस हो जाना है, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, इसको हटाकर 3/4। उसके बाद नेक्स्ट 0 माइनस 3/2 इंटू 1/2 इज ये 3/4, ये हो जाएगा -3/4 -3/4। और फिर लास्ट में है यहाँ लिख लेते हैं 1/2, माइनस है ना, माइनस ब्रैकेट में है 3/4, -3/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4, तो हमारा ये बन जाता है 4 -2 प्लस 3, तो ये बन जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, इसको हम हटा के सारा लिख लेते हैं 1/4। तो ये हमारी सारी कैलकुलेशन हो गई फर्स्ट रो की। अब हमें कैलकुलेशन किसकी करनी है, लास्ट वाली रो की। ठीक है, तो लास्ट वाली रो के लिए अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये हाइलाइटर हटाते हैं, उसके बाद हम हाईलाइट करते हैं जिस रो को अभी हमने जिसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो हम सबसे पहले ओल्ड वैल्यूज लिख लेंगे। ओल्ड वैल्यूज है हमारी 13 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 1/2 माइनस, फिर ब्रैकेट में हमने लिखना है वैल्यू बिलो और अबव। अब कौन सी वैल्यू आएगी, 1/2। ठीक है, की एलिमेंट के नीचे वाली, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू एंड 1/2 इंटू। मल्टीप्लाई किससे करना है, न्यू वैल्यूज के साथ, तो वो कौन सी थी, ऊपर वाली, इससे ऊपर वाली रो। 2 1 0 0, ऊपर में -1/2 1/2 एंड -1/2। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए पहली वैल्यू है, ये 2 2 कैंसिल, 13 - 1 इज 12। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू आ गई हमारी 12। उसके बाद नेक्स्ट है 1/2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 0, ये वैल्यू आ गई 0।
आप भी फटाफट से साथ में कैलकुलेट करते जाइए। फिर है 1 माइनस 1/2 इंटू 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, ये आ गई 1। उसके बाद है 0 माइनस 1/2 इंटू 0, ये 0 माइनस 0 इज 0, सिंपल। नेक्स्ट इज 0 माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2, ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/4, ये वैल्यू हमारी आएगी 1/4। तो हम लिख लेते हैं 1/4। फिर नेक्स्ट है 0 माइनस 1/2 इंटू 1, ये हो गया माइनस 1/4। हम लिख लेंगे यहाँ पर माइनस 1/4, और उसके बाद आएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 टू ज़ 4, तो ये हो जाएगा 4, 2 1 ज़ 2 2 ज़ 4, 2 1 ज़ 2 प्लस 1, ये हो गया 3/4। ठीक है, तो लास्ट वाली वैल्यू इसमें आ गई हमारी 3/4। 3/4 लिख लेते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, ZJ एंड डेल्टा जे। तो ZJ के लिए हम लिखेंगे समेशन ऑफ CB इंटू AIJ, और डेल्टा जे होता है CJ माइनस ZJ। ठीक है, कभी कंफ्यूजन हो तो याद रखना है ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, उल्टा कभी नहीं लिखना, CJ माइनस ZJ। ठीक है, तो फटाफट से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, CB की वैल्यूज को कॉरेस्पॉन्डिंग AIJ की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, तो करते जाइए कैलकुलेट। हम लिखते हैं यहाँ पहली वैल्यू, देखिए ये फिर इजी थोड़ा सा हो गया कंपैरेटिवली। पहली रो 0 है, मतलब पहली CB वैल्यू 0 है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट टर्म हर एक में 0 मिलेगी। तो 0 इंटू 0 इज 0, 2 1 ज़ 2, 4 इंटू 0 इज 0, तो 2 1 ज़ 2। उसके बाद 0 इंटू 0, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 इज 4। नेक्स्ट इज 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0। नेक्स्ट इज 0 इंटू 3/4, ये हो गया 0। नेक्स्ट हो गया 2 इंटू माइनस 1/2, 2 2 कैंसिल, -1, और प्लस करना है 4 इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल, +1, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल 0। उसके बाद नेक्स्ट है 0 इंटू माइनस 3/4 इज 0, 2 इंटू 1/2 इज 1, प्लस 4 इंटू माइनस 1/4, 4 4 कैंसिल, प्लस माइनस -1 इज अगेन 0, ये वैल्यू भी आ गई 0। और फिर लास्ट में 0 इंटू 1/4 0, 2 इंटू माइनस 1/2 is -1, plus 4 into 3/4, 4 4 cancel, -1 plus 3 3 minus 1 is 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2। now now that we have ZJ values, we can easily calculate delta J। तो CJ की वैल्यूज हैं ऊपर, इसमें से माइनस करते जाना है। 2 minus 2 is 0, 4 minus 4 0, 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, minus m minus 0 is minus m, and minus m minus 2 is minus m minus 2। ठीक है, तो चलिए अब डेल्टा जे कैलकुलेट करने के बाद वी हैव टू चेक फॉर ऑप्टिमैलिटी। नाउ ऑल डेल्टा जे होने चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 या नेगेटिव। तो देखिए पहली टर्म ये 0 0 0 0, फिर नेगेटिव और फिर नेगेटिव, सारी वैल्यूज नेगेटिव आ गई। सो सिंस ऑल डेल्टा जे वैल्यूज आर लेस देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, सो हमें फर्दर अब रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारा ये सोल्यूशन आ गया, ये हमारा सिंप्लेक्स टेबल अब लास्ट टेबल है। ठीक है, तो अब फटाफट से देख लेते हैं कि हमें फाइनल आंसर कैसे एक्सप्रेस करना है। सो दिस इज आवर फाइनल टेबल जो हमने यहाँ रिप्रोड्यूस किया है। सारी कैलकुलेशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, नॉट कैलकुलेशंस, वैल्यूज सारी हमने यहाँ मेंशन की हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑरेंज बॉक्स में आपको दिख रहा है वो हमारे फाइनल सोल्यूशन के ये बेसिक वेरिएबल्स हैं। कौन से? S1, X1 एंड X2। और BI हमें बताता है सोल्यूशन वैल्यूज, तो वो है S1 इक्वल टू 2, X1 2 एंड X2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं? The optimal solution to the problem is x1 is equal to 2, x2 is equal to 12, s1 is equal to 2 and all other variables। इसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से? x1 x2 था, s1 था, तो बच गया s2 a1 एंड a2,
ऑल अदर वेरिएबल्स इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर हमने लिखना होता है, हमारा क्वेश्चन था मैक्सिमाइज वाला। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, तो हम सिंपल लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कैसे कैलकुलेट होएगी? इट इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, जो हमने वेरिएबल सॉरी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा था, दैट वाज 2x1 प्लस 4x2। ठीक है, और साथ में हमने 0s1 0s2 माइनस ma1 माइनस ma2 लिखा था, है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू x1 है हमारा 2, और 4 इंटू एक्स टू है 12, बाकी 0 इंटू एस वन 0, 0 इंटू एस टू इज 0, और माइनस एम इंटू ए वन इज 0, ए टू इज 0, ये वैल्यूज भी सारी 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो एस वन भले ही 2 आया है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होना है तो वो 0 ही हो जाएगा। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारा यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 4, 12 4 48, विच इज इक्वल टू 52। तो हमारा फाइनल आंसर जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज 52। ठीक है, तो x1 2, x2 12, और s1 चाहे कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होना, तो हमारे वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, सो और एक और चीज आपने नोट करनी है कि हमारे फाइनल सॉल्यूशन में कभी भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स नहीं आने चाहिए। आर्टिफिशियल वेरिएबल कैन नेवर बी अ बेसिक वेरिएबल। अगर आपका ये ऑल डेल्टा जे वैल्यूज ऑप्टिमैलिटी दिखाता भी है, और अगर यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाता है, तो हम उसको इनफिजिबल सॉल्यूशन ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम स्पेशल केसेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, so I hope all the concepts are clear in this case. So mixed constraints के केस में आपको कुछ basic differences हैं, बाकी एग्जाम्पल से जहाँ पर सेम इनइक्वालिटीज होती हैं constraints में, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम सारा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो विद दिस आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द कंफ्यूजन आर क्लियर। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। आई विल टेक योर लीव, मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।